हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि साइबर तहसील क्या होती है। तो साइबर तहसील को इम्प्लीमेंट करने वाला जो मध्य प्रदेश है वह देश का पहला राज्य बन गया है। इस न्यूज़ को करीब 100 से ज़्यादा न्यूज़पेपर ने कवर किया है और साइबर तहसील हमारे देश में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। सबसे पहले साइबर तहसील को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सीहोर और दतिया इन 2 जिलों में इम्प्लीमेंट किया गया था। फिर इसकी सफलता के बाद इसमें 4 अन्य जिले जोड़े गए और इसके बाद वर्तमान में यह 12 जिलों में कार्यरत है। मध्य प्रदेश सरकार की योजना है कि लगभग प्रत्येक जिले में एक साइबर तहसील बनाई जाएगी। तो साइबर तहसील बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है नायब तहसीलदार विभागीय परीक्षा के लिए। तो हम समझेंगे कि साइबर तहसील क्या होती है और इसके बारे में अन्य जानकारी भी देखेंगे। तो आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि साइबर तहसील का उपयोग क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइबर तहसील क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि साइबर तहसील जो है उसके संबंध में MPLRC यानी कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, इसमें क्या संशोधन किए गए हैं। साइबर तहसील इसके संबंध में कौन सी न्यूज़ आई है न्यूज़पेपर में, वो हम देखेंगे। साइबर तहसील में पटवारी के क्या कार्य हैं, ये हम समझेंगे। अगर साइबर तहसील में कोई भी भौतिक नामांतरण, बंटवारा या रजिस्ट्रेशन का आवेदन आता है तो उसके लिए दावा आपत्ति कैसे की जा सकती है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। और साइबर तहसील से संबंध में कुछ हम प्रश्न लेंगे ताकि हम समझ सकें कि साइबर तहसील से किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न आता है कि साइबर तहसील क्या है। तो साइबर तहसील क्या है, इसे समझने के लिए हम सबसे पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने जो अपना बयान दिया है इसके संबंध में, वो हम देखते हैं और उसके बाद हम समझेंगे कि साइबर तहसील क्या होती है। मध्य प्रदेश पहला प्रदेश होगा जो साइबर तहसील का निर्माण करने जा रहा है। आज ये प्रस्ताव कैबिनेट से पास हुआ है। इस साइबर तहसील में जो अविवादित नामांकन है, व्यक्ति कहीं चलिए, हमने यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा जी जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रहे हैं उनका बयान सुना। उनका कहना है कि साइबर तहसील से किसानों की समस्याएं हल होंगी, उन्हें नामांतरण के संबंध में तहसील के चक्कर नहीं लगाने होंगे, घर बैठे ही उनका आवेदन हो जाएगा। यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अविवादित नामांतरण और बंटवारे के प्रकरण को सरलता से निपटाने के लिए साइबर तहसील का गठन किया था। जिस जिले में साइबर तहसील कार्य करेगी उस जिले के लोगों को अविवादित नामांतरण, बंटवारे के प्रकरणों के लिए तहसील कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो आवेदक हैं उन्हें बंटवारे और अन्य नामांतरण के लिए तहसील कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन कंडीशन ये है कि वो बंटवारा या नामांतरण अविवादित प्रकृति का होना चाहिए। यदि उस बंटवारे या नामांतरण में सभी सहमत हैं तब उसे साइबर तहसील के द्वारा नामांतरित किया जा सकता है या प्रकरण को हल किया जा सकता है। लेकिन अगर जो आपका नामांतरण है वो अविवादित नहीं है, विवादित है, तो उस स्थिति में आवेदक को भौतिक रूप से तहसील में आना होगा और जिस प्रकार जो सामान्य प्रक्रिया होती है जिसमें भौतिक रूप से पेशी ली जाती है राजस्व न्यायालयों में, वही प्रक्रिया उसके लिए होगी। ठीक है। ऑनलाइन
इसके आगे देखें हम, ऑनलाइन आवेदन करके ऐसे अविवादित नामांतरण बंटवारे के प्रकरणों का निराकरण हो सकेगा। तो यहाँ पर ये उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के जो प्रकरण है उनका ऑनलाइन आवेदन करके निराकरण किया जा सकेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता यानी कि MPLRC की। तो हमें मालूम है कि MPLRC जो है वो 1959 इसमें आई थी और उसके बाद इसमें काफी कई संशोधन हुए हैं। अभी जो मुख्य संशोधन जो राजस्व में साइबर तहसील के संबंध में हुआ है वो 2021 में हुआ है। ठीक है, इसमें क्या क्या संशोधन हुए हैं? तो इसमें 3 धाराओं में संशोधन किए गए हैं। पहला संशोधन किया गया है धारा 13 में, दूसरा संशोधन किया गया है धारा 19 में और तीसरा संशोधन किया गया है धारा 11 में। धारा 13 में क्या है? तो MPLRC की धारा 13 में जो जिले होते हैं, तहसील होती हैं, उनके गठन का प्रावधान है कि इनका गठन कौन कर सकेगा, कौन इनकी सीमाओं को निर्धारित करेगा, कौन इनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगा। तो इसी में जो धारा 13 है उसमें एक और क्लॉज जोड़ दिया गया है, धारा 13 का। ये धारा 13 का ये बताता है कि साइबर तहसील को कैसे बनाया जाएगा, उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है, उसकी सीमा कैसे निर्धारित की जाएगी। तो इसके लिए हमने धारा 13 में एक और क्लॉज जोड़ दिया है। इसके बाद धारा 19। अब आपने साइबर तहसील अगर बनाई है तो साइबर तहसील के लिए एक तहसीलदार नियुक्त करना होगा, उसको कहा जाता है साइबर तहसीलदार। तो साइबर तहसीलदार, उसकी नियुक्ति कैसे होगी, कैसे उसका पद सृजित होगा, ये सारी जानकारियां हमें धारा 19 में मिलती हैं। तो धारा 19 का वैसे भी क्या है उपयोग? धारा 19 में जो कलेक्टर होते हैं और जो राजस्व अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, तो उनकी नियुक्ति के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। तो साइबर तहसील आने के बाद साइबर तहसीलदार की नियुक्ति का प्रावधान भी यहाँ पर आपको धारा 19 में दिया हुआ है। इसके बाद धारा 11। धारा 11 में क्या है? धारा 11 में जो राजस्व अधिकारी हैं उनकी सूची दी है, उनकी लिस्ट दी हुई है। जैसे अभी तक जो राजस्व अधिकारी कौन कौन से हैं, कलेक्टर है, अपर कलेक्टर है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, ये सभी के सभी राजस्व अधिकारी आते हैं। तो इसमें अभी तक 19 प्रकार के राजस्व अधिकारी होते थे। अब साइबर तहसीलदार आने के बाद एक नाम इसमें और जुड़ गया है, मतलब अब कुल 20 प्रकार के राजस्व अधिकारी होंगे। ठीक है, तो इस तरह से 3 धाराओं में, धारा 13, धारा 19 और धारा 11, इनमें यहाँ पर परिवर्तन किया गया है। चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले धारा 13 का। धारा 13 का क्या बोलती है? तो 13 का बोलती है कि साइबर तहसील राज्य सरकार ऐसे मामलों के वर्ग, जैसे कि राज्य सरकार साधारण आदेश द्वारा अधिसूचित करे, के निराकरण के प्रयोजन के लिए एक या एक से अधिक जिले समाविष्ट करते हुए मुख्यालय के साथ साइबर तहसील सृजित कर सकेगी तथा ऐसी साइबर तहसील को समाप्त कर सकेगी या उसकी सीमाओं को परिवर्तित कर सकेगी। ठीक है, इसको पढ़कर एक ही बात हमें समझ में आती है कि राज्य सरकार के पास ही पूरी की पूरी शक्ति दी गई है साइबर तहसीलदार या साइबर तहसील के संबंध में। साइबर तहसील, इसको समाप्त करना, इसके अलावा साइबर तहसील बनाना या उसकी सीमाओं को निर्धारित करना कि आपको एक जिले में एक ही साइबर तहसील चाहिए या एक साइबर तहसील एक से अधिक जिलों को नियंत्रित करेगी या उसकी सीमा एक से अधिक जिलों के लिए होगी, इसका निर्धारण राज्य सरकार करेगी। मतलब साइबर तहसील के संबंध में पूरी की पूरी शक्तियां जो हैं वह राज्य सरकार के पास हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। तो अभी जो हमने देखा वह था धारा 13 में संशोधन। तो 13 का जोड़ा गया है और उसमें ये बताया गया है कि राज्य सरकार जो है उसके पास पूरी शक्तियां निहित हैं साइबर तहसील के संबंध में। अब हम देखते हैं धारा 19।
धारा 19 में क्या संशोधन किया गया है? तो धारा 19 में क्लॉज 4 और जोड़ा गया है। निश्चित रूप से धारा 19 में क्या बताया गया है, जितने भी राजस्व अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, ये सारी जानकारी धारा 19 में दी है। तो यहाँ पर धारा 19 के क्लॉज 4 में साइबर तहसीलदार की नियुक्ति कैसे होगी इसके बारे में जानकारी दी है। देखिए हम क्या लिखा है यहाँ पर, राज्य सरकार प्रत्येक साइबर तहसील के लिए किसी राजस्व अधिकारी या किसी राजपत्रित अधिकारी को, यहाँ ध्यान दें, राजस्व अधिकारी या राजपत्रित अधिकारी, ये दो ही साइबर तहसील के साइबर तहसीलदार बन पाएंगे। तो अगेन हम देखें, प्रत्येक साइबर तहसील के लिए किसी राजस्व अधिकारी या किसी राजपत्रित अधिकारी को जैसे कि वह ठीक समझे साइबर तहसीलदार नियुक्त कर सकेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो संहिता द्वारा या उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित द्वारा या उसके अधीन किसी तहसीलदार को प्रदत्त की गई है या अधिरोपित किए गए हैं, तथा ऐसा साइबर तहसीलदार ऐसे मामलों की जांच जो कि राज्य सरकार द्वारा साधारण आदेश द्वारा धारा 13 का के अधीन अधिसूचित किए गए हैं, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए कर सकेगा। तो सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि अभी हमने जो धारा देखी थी, धारा 13 में संशोधन, वह था धारा 13 का। तो धारा 13 का की जो शक्तियां होंगी वो साइबर तहसीलदार के पास होगी। यहाँ पर भी जो साइबर तहसीलदार को जो नियुक्त करने की जो पावर है वो राज्य सरकार के पास ही है। राज्य सरकार किसे नियुक्त कर सकेगी, या तो राजस्व अधिकारी को या राजपत्रित अधिकारी, इन दोनों में से ही किसी एक को साइबर तहसीलदार नियुक्त कर सकेगी। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। अब धारा 19 में एक संशोधन तो हमने देख लिया था, इसमें क्लॉज 4 जोड़ा गया है। धारा 19 में ही एक और क्लॉज जोड़ा गया है जो कि है क्लॉज 5। तो धारा 19 में दो क्लॉज जोड़े गए हैं। क्लॉज 4 में ये दिया गया है कि जो साइबर तहसीलदार है उसकी नियुक्ति राज्य सरकार कर सकेगी, और क्लॉज 5 में बोल रहा है कि साइबर तहसीलदार धारा 11 के प्रयोजन के साथ साथ संहिता और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्य प्रावधानों के लिए राजस्व अधिकारी होगा। यहाँ पर उसने दिया है स्पष्ट कि जो आपका साइबर तहसीलदार है वह एक राजस्व अधिकारी होगा और उसका नाम धारा 11 में भी लिखा जाएगा। तो अभी तक हमारे पास कई बार क्वेश्चन आए हैं कि कितने प्रकार के राजस्व अधिकारी होते हैं धारा 11 के अंतर्गत। तो अभी तक 19 प्रकार के राजस्व अधिकारी होते थे, लेकिन अब इन्होंने साइबर तहसीलदार इसको भी एक राजस्व अधिकारी बना दिया है। तो अब कुल 20 प्रकार के राजस्व अधिकारी होंगे। ठीक है, आगे देखें हम। अब हम देखते हैं इससे संबंध में न्यूज। तो इसके संबंध में बहुत सारी न्यूज पेपरों में आई है और यह बहुत ही सफल रही है मध्य प्रदेश में। तो जैसी एक न्यूज एमपी ब्रेकिंग में आई है, यहाँ पर हम देखें कि साइबर तहसील स्थापित की जाएगी। ये सारी वही चीजें हैं जो कि हमने देखी हैं। मध्य प्रदेश जो है देश का ऐसा पहला राज्य है, तो मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पर साइबर तहसील स्थापित की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और कैबिनेट ने ये फैसला लिया है। इसमें प्रॉपर्टी और जमीन के अविवादित नामांतरण, ये आप पॉइंट ध्यान रखिएगा, केवल अविवादित नामांतरण जो है उसका ही सॉल्यूशन या वैसे ही प्रकरण जो है वो साइबर तहसील में सुलझाए जाते हैं। अब नरोत्तम मिश्रा जी ने क्या बताया ये भी हम बयान सुन ही चुके हैं। उन्होंने बताया है कि खरीदार और बेचने वाले को नामांतरण के लिए तहसील कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आवेदन के बाद तहसीलदार एक नोटिस जारी करेगा
और आपत्ति नहीं आने पर नामांतरण कर दिया जाएगा। अब हम ये अगर दूसरी न्यूज़ देखते हैं तो दूसरी न्यूज़ में भी कुछ खास नहीं है, वही चीजें हैं कि नामांतरण और बंटवारे के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। जो मंत्री सिंह हैं, ये राजस्व मंत्री गोविंद सिंह होंगे, इन्होंने साइबर तहसील के बारे में जानकारी दी। वही सारी चीजें हैं जो कि अभी हमने देखी हैं। ठीक है। ये न्यूज़ को हम देख लेते हैं। ये न्यूज़ 3 है, इसे भी किसी न्यूज़पेपर से लिया गया है। तो इसमें ये दिया गया है कि राज्य सरकार जो है ग्वालियर के साथ अन्य 6 जिलों में भी साइबर तहसील ला रही है। तो इसके पहले जितने भी जिलों में साइबर तहसील थी, अब 6 जिले इसमें और जोड़ दिए गए हैं। यहाँ पे ये दिया गया है कि 1 जून 2022 से साइबर तहसील का उपयोग शुरू हुआ था, और ये सबसे पहले दतिया और सीहोर, इन दोनों में साइबर तहसील का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उपयोग किया गया था। ठीक है। तो राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के 6 जिलों को में साइबर तहसील का विस्तार कर दिया गया है, ये दिया गया है यहाँ पर। इसके अलावा कौन से 6 जिले हैं? ग्वालियर, आगरमालवा, बैतूल, विदिशा, उमरिया और श्योपुर। ये जिले हैं ग्वालियर, आगरमालवा, बैतूल, विदिशा, उमरिया और श्योपुर। इसमें भी अब साइबर तहसील लागू की गई है। इस प्रकार अब कुल 12 जिलों में साइबर तहसील का इस्तेमाल शुरू हो गया है। ठीक है। इसके पहले 10 अक्टूबर 2022, तो 10 अक्टूबर 2022 को, मतलब इसके पहले ही इंदौर, हरदा, डिंडोरी और सागर, इनमें पहले ही इम्प्लीमेंट हो चुका था साइबर तहसील का। तो साइबर तहसील के लिए कुल कितने जिले हो गए? सबसे पहले दतिया और सीहोर, जिनमें साइबर तहसील पहले ही लागू कर दी गई थी। इसके बाद इंदौर, हरदा, डिंडोरी और सागर, 4 और जिले हैं जिनमें की साइबर तहसील लागू की गई है। और इसके बाद 6 अन्य जिले जो हैं वो इसमें जोड़ दिए गए हैं: ग्वालियर, आगरमालवा, बैतूल, विदिशा, उमरिया और श्योपुर। तो इस तरह से कुल 12 जिले ऐसे हैं जहां पर की साइबर तहसील लागू कर दी गई है। इसके बाद यहाँ हम देखें, दैनिक भास्कर में भी ये न्यूज आई है। हालांकि न्यूज वही है कि साइबर तहसील में भूमि का नामांतरण वगैरह किया जाएगा। इसे किन जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाया गया है। ये एक और न्यूज है जिसमें कि दतिया और सीहोर में साइबर तहसील लाई गई थी और यह प्रयोग सफल रहा है। इसके बाद ये एक न्यूज है, ये देखने के लिए है। इसमें दिया गया है, कृषि भूमि के बिकने पर अ, कृषि भूमि के बिकने पर उस गांव के किसानों के पास भी मैसेज से पहुंचेगी खरीदने वाले का नाम। तो अभी तक क्या होता था, जो भी बिक्री होती थी उसमें ग्रामवासियों को पता ही नहीं चलता था कि जमीन बिक गई है। अब ये होगा कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति के पास, जो जो भी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उनके पास मैसेज से जानकारी पहुंच जाएगी कि इस फलाने व्यक्ति की जमीन बिक गई है। तो ये एक बहुत ही इनिशिएटिव कदम है। इससे जो फ्रॉड होते हैं जमीन खरीदी बिक्री में, वो रुक जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर हम देखें, 1 जून से शुरू हुए पायलट प्रोजेक्ट में शामिल है साइबर तहसील। ये सारी जानकारी वही है। यहाँ पर लिखा है, अविवादित कृषि भूमि के पूरे रकबे के विक्रय वाले नामांतरण के प्रकरण स्वतः ही पहुंचेंगे साइबर तहसील। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, कृषि भूमि के बिकने पर उस गांव के किसानों के पास भी मैसेज से पहुंचेगा खरीदने वाले का नाम। तो यहाँ पर यह है, अभी तक गांव में कृषि भूमि की खरीद फरोख्त की जानकारी ग्रामीणों को एक दूसरे से मिलती थी, पर तकनीक के मौजूदा दौर में उस गांव के किसानों को मोबाइल मैसेज के जरिए भूमि खरीदने वाले की संपूर्ण जानकारी मुहैया होगी। ऐसा मध्य प्रदेश में 1 जून से शुरू की गई साइबर तहसील के जरिए होगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में साइबर तहसील की व्यवस्था दतिया और सीहोर में की गई है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि साइबर तहसील जो है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी
तो दतिया और सीहोर इन 2 जिलों से इसकी शुरुआत हुई थी। साइबर तहसील इन जिलों में नहीं बल्कि भोपाल के अरेरा हिल स्थित मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय से संचालित होगी। दूसरा क्वेश्चन, साइबर तहसील कहाँ से संचालित होगी? अरेरा हिल से स्थित राजस्व आयुक्त कार्यालय के मुख्यालय संचालित होगी। 1 जून से 2 जिलों के लिए शुरू की गई साइबर तहसील में फिलहाल 60 से अधिक प्रकरण है। ये सब ठीक है, खरीद फरोख्त अविवादित है, ये हमें पता है। यहाँ पे ये भी लिखा है कि जल्द ही प्रदेश के सभी जिले साइबर तहसील से जोड़े जाएंगे। तो ये योजना चल रही है सरकार की कि सभी जिलों को साइबर तहसील से हम जोड़ रहे। अब इसमें ऑनलाइन सुविधा कौन कौन सी मिलेगी? तो साइबर तहसील में नामांतरण की प्रक्रिया ऑनलाइन करने के बाद इसमें वसीयत, फौती नामांतरण और बंटवारे को भी जोड़ने की कवायद चल रही है। तो फिलहाल वसीयत, नामांतरण, फौती नामांतरण और बंटवारा ये भी इसमें जोड़ दिया गया है। हालांकि यह अविवादित प्रकृति की होनी चाहिए। अगर दावा आपत्ति आती है तब साइबर तहसील से निराकरण नहीं होगा, आवेदक को भौतिक रूप से तहसील में उपस्थित होना होगा। आगे देखें, इसमें भी वे प्रकरण शामिल किए जाएंगे जो विवादों से दूर हैं, लिखा हुआ है ऐसे, अन्यथा भौतिक रूप से उपस्थित होने की जरूरत नहीं है इसमें। फिलहाल नामांतरण के आदेश की कॉपी विक्रेता और क्रेता को ईमेल पर भेजी जाती है। तो अभी जो जानकारी है वो ईमेल पर भेजी जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक नामांतरण की जानकारी संबंधित गांव के सभी किसानों को मोबाइल मैसेज के जरिए दी जाती है। तो मोबाइल मैसेज के जरिए इसकी जानकारी दी जाएगी। इसमें क्रेता का नाम, उसके द्वारा खरीदा गया रकबा और खाता नंबर शामिल रहता है। ठीक है। राजस्व विभाग के पास प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सम्मान निधि पाने वाले किसानों के मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि यदि कोई खरीद फरोख्त होती है तो उसके संबंध में जो जानकारी है वो किसानों को मोबाइल मैसेज के जरिए पहुंचाई जाएगी। मोबाइल नंबर कहाँ से आएंगे सरकार के पास? तो मुख्यमंत्री सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि और प्रधानमंत्री सम्मान निधि, इन दोनों के जरिए जो मोबाइल नंबर है गांव के, उनमें जानकारी भेजी जाएगी। इसका जो आदेश भी है वह ईमेल के माध्यम से जो आवेदक गण है उनके पास पहुंच जाएगा। तो आदेश लाने के लिए भी उन्हें साइबर तहसील या तहसील में आने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए हम, गांव में कृषि भूमि के विक्रय के अविवादित प्रकरण जिनमें खाता नंबर का पूरा रकबा बेचा गया है, वे प्रकरण नामांतरण के लिए ऑनलाइन साइबर तहसील आते हैं। साइबर तहसीलदार तय नामांतरण प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन विज्ञप्ति जारी करता है जिसमें आपत्ति बुलाई जाती है। जैसे ही कोई अविवादित नामांतरण का जो आवेदन है वो तहसीलदार के पास आता है तो तहसीलदार ऑनलाइन विज्ञप्ति जारी करेगा जिसमें आपत्तियां बुलाई जाएंगी। इसकी एक कॉपी पटवारी को भेजती है, पटवारी को भी एक कॉपी दी जाएगी। तहसीलदार इस विज्ञप्ति को चस्पा करते हैं, उनके साथ प्रकरण की लिंक भेजी जाती है जिसमें क्रेता विक्रेता में पूरे प्रकरण का विवरण होता है। पटवारी को 10 दिन में रिपोर्ट देना जरूरी होता है। पटवारी को 10 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है। इसी तरह की आपत्ति नहीं आने पर साइबर तहसील आपत्ति आने पर संबंधित कार्यालय में भौतिक सुनवाई की। यहाँ पर हमें
का जो आइकन है उसको क्लिक करना होगा और इसके अंदर जो भी नया आवेदन आए साइबर सारे के सारे आवेदन जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेगा तो यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। प्रकरण नंबर जो है वो दिया होगा, आवेदक का नाम दिया होगा, आवेदन नंबर दिया होगा, मोबाइल नंबर दिया होगा और ग्राम का नाम दिया होगा। तो ये सारी की सारी जानकारी जो है ये पटवारी को प्रतिवेदन जो आइकन है उसके अंदर मिल जाएगी। अब वो इस आवेदन पर जैसे ही क्लिक करेगा तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा सारा ऐप में। इसमें आवेदक के संबंध में पूरी जानकारी दी होगी। तो यहाँ पर आवेदक का नाम, आवेदन नंबर, पिता का नाम, ये सारी की सारी जानकारी जो है वो यहाँ पर उसे मिल जाएगी। अब इसके बाद पटवारी को पूरी जानकारी देखें इस आइकन या इस टैब पर क्लिक करना होगा। जैसे ही वो इस पर क्लिक करता है तो बहुत सारी जानकारी जो है पंजीयन क्रमांक वगैरह वगैरह बहुत सारी जानकारी आवेदक की पटवारी के सारा ऐप में खुल जाएगी। इसमें 4 प्रकार के फॉर्म भी होंगे, फॉर्म ए, फॉर्म A1, फॉर्म A2 और रजिस्ट्री, या हिंदी में लिखा होगा फॉर्म का 1, फॉर्म का 2 और रजिस्ट्री। तो रजिस्ट्री इस तरह से इसमें 4 फॉर्म दिए रहते हैं जैसे यहाँ पे दिया है। रजिस्ट्री वाला जो लास्ट वाला जो फॉर्म है उसमें रजिस्ट्री की PDF होगी। तो रजिस्ट्री की स्कैन्ड PDF रजिस्ट्री में डली होगी जिसे ओपन करके पटवारी रजिस्ट्री देख सकता है। ठीक है। फॉर्म का में रजिस्ट्रार कुछ जानकारी देगा, वो जानकारी जो है फॉर्म का में पटवारी देख सकता है। इसके अलावा विक्रेता एक घोषणा पत्र अपना देगा और क्रेता एक घोषणा पत्र अपना देगा, जो कि फॉर्म का 1 और फॉर्म का 2 इन दोनों में मिल जाएगा। घोषणा पत्र में वही सब लिखा होगा कि मेरे द्वारा ये जानकारी सही दी जा रही है और मैंने पूरा पैसा दे दिया है। क्रेता ऐसा लिखेगा, विक्रेता लिखेगा मुझे पूरा पैसा प्राप्त हो गया वगैरह वगैरह। तो इस तरह का एक जो फॉर्मल घोषणा पत्र है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद पटवारी को अपना प्रतिवेदन देना होगा। तो प्रतिवेदन में कुछ लिखना नहीं है पटवारी को, इसी तरह के पॉइंट्स बने होंगे जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और इन पॉइंट्स में आपको टिक करना है बस। जैसे यहाँ पे दस्तावेज का ये लिखा है, भू अभिलेख में प्रस्तावित परिवर्तन निम्नलिखित आपत्तियों के आधार पर स्वीकृत नहीं किया जा सकता। ये एक पॉइंट दिया है, स्वीकृत किया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें टिक कर दें। अगर नहीं किया जा सकता ये आप इस पर टिक करते हैं यहाँ पर, तो उस कंडीशन में ये पॉइंट्स आ जाएंगे। दस्तावेज का निष्पादक वह व्यक्ति नहीं है जिसका नाम भू अभिलेख के धारक के तौर पर अभिलेखित है, या वगैरह वगैरह। तो जो भी आपको पॉइंट सही लगता है जिसके कारण आप नहीं करना चाहते उस पर आपको टिक कर देना है और इस प्रतिवेदन को आगे भेज देना है। अब हम बात करते हैं साइबर तहसील में दावा आपत्ति। तो अगर मान लो जो हमने अभी देखा कि राज्य सरकार जो है जिसने साइबर तहसील बनाई है, साइबर तहसील में अगर कोई भी आवेदन आता है तो SMS के द्वारा ग्रामवासियों के पास जानकारी पहुंच जाएगी कि फला फला नंबर का आवेदन इस भूमि के बिकने के लिए तहसील में आया हुआ है। तो यदि आपको उससे संबंध में कोई आपत्ति है तो आप बताएं। तो दावा आपत्ति के लिए अगर कोई दावा आपत्ति करना चाहता है तो उसे भी तहसील में आने की आवश्यकता नहीं है, वह सीधे सीधे RCMS जो वेबसाइट है उसमें चला जाएगा। RCMS वेबसाइट में इसे थोड़ा बड़ा करके हमने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया हुआ ई नोटिस। ई नोटिस पर जैसे ही वो क्लिक करता है, इस ई नोटिस पर जैसे ही वो क्लिक करेगा तो उसको अंदर उससे संबंध उसको अपना जिला सेलेक्ट करना पड़ेगा, गांव सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर उसको प्रकरण से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी जहां पर वह ऑनलाइन ही अपना दावा पेश कर सकता है। ठीक है।
अब ये यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं ताकि हम समझ सकें कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, साइबर तहसील में दावा आपत्ति के लिए किस पोर्टल पर जाना होगा? एमपी भूलेख, सारा, आरसीएमएस, लैंड रिकॉर्ड। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा कि अगर दावा आपत्ति करना है किसी व्यक्ति को, तो उसे आरसीएमएस पोर्टल पे ई नोटिस में जाना होगा, वहां जाकर वो दावा आपत्ति कर सकता है। अब अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में पहली साइबर तहसील किस जिले में स्थापित की गई? तो हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले सीहोर और दतिया, इन दो जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में साइबर तहसील स्थापित की गई थी। उसके बाद ग्वालियर, सागर, हरदा वगैरह वगैरह, आज करीब 12 जिलों में साइबर तहसील कार्य कर रही हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, पहली साइबर तहसील वह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 1 जून 2022 को सीहोर में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न, साइबर तहसील कौन सृजित कर सकेगा? तो हमने देखा है कि इसमें कोई ऑप्शन दिए हैं, आयुक्त, भू अभिलेख, प्रमुख सचिव, राज्य सरकार, कलेक्टर। तो हमने देखा है कि साइबर तहसील और साइबर तहसीलदार की नियुक्ति दोनों के लिए जो पूरी पूरी 100% अथॉरिटी जो है वो राज्य सरकार को दी गई है। राज्य सरकार धारा 13 का के अंतर्गत जो संशोधन हुआ है, उसमें धारा 13 का जोड़ी गई है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो तहसील है, तहसील का सृजन, तहसील को साइबर तहसील का सृजन, साइबर तहसील को समाप्त करना और उसकी जो सीमा है उसको कम या ज्यादा करना, ये सारी की सारी शक्तियां राज्य सरकार के पास है। इसको हम और देख लें, साइबर तहसीलदार किस धारा के अधीन एक राजस्व अधिकारी होगा? किस धारा के अधीन होगा? हमने देखा है कि साइबर तहसीलदार राजस्व अधिकारी किसमें दिए गए? धारा 11 में दिए गए हैं। तो अब साइबर तहसीलदार एक नया पद जो है वो भी धारा 11 में जोड़ दिया गया है। तो धारा 11 के तहत जो साइबर तहसीलदार है वो एक राजस्व अधिकारी होगा। अगला प्रश्न, साइबर तहसील में किस प्रकार के प्रकरणों का निराकरण नहीं किया जा सकता? तो अविवादित नामांतरण बिल्कुल किया जा सकता है। हमने देखा है कि अविवादित नामांतरण ही साइबर तहसील में उनको सुलझाया जा सकता है। विवादित नामांतरणों के लिए भौतिक रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। बंटवारा, बंटवारा भी किया जा सकता है साइबर तहसील से। रजिस्ट्री, इसके लिए तो मुख्य रूप से सबसे पहला जो काम किया जा रहा था रजिस्ट्री इसका साइबर तहसीलदार में, वो रजिस्ट्री का काम ही किया जा रहा था। अतिक्रमण से संबंधित जो प्रकरण है वो साइबर तहसील में नहीं सुलझाए जा सकते। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा अतिक्रमण। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और इस टॉपिक को आप देखिए, यहाँ पे जो भी आपको कमी लग रही है या जो कुछ भी इसमें ऐड किया जा सकता है या ऐसे आप कौन से टॉपिक चाहते हैं, आप वो हमें बताइए। तो हम कोशिश करेंगे ऐसे ही और टॉपिक लाने की जिससे आपको पढ़ाई में कुछ हेल्प मिले। थैंक यू वेरी मच।